ओके, आइए। तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग आपके सामने एक बहुत ही लाजवाब कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये कहानी जो वो सुनेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। उनका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस कहानी के सुनने से वो कवर कर सकता है, साथ में वो क्वेश्चन आंसर भी इससे टेकल कर सकता है। बहुत अच्छा कहानी है। हम आपको एकदम कहानी के तौर पे आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे जितने भी प्यारे बंधु हो जो इसको सुन रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको सुनिए, आपकी परीक्षा में बहुत लाभप्रद होगा। बिहार बोर्ड के क्लास 10th की हिंदी कहानी गध का अभिनव चैप्टर 9, जिसके राइटर है विजय अशोक वाजपेयी, जिसका राइटर है अशोक वाजपेयी। जैसे 9वां चैप्टर है हिंदी का, 9वां चैप्टर है अभिनव, जिसका राइटर है अशोक वाजपेयी। आपको बता दें, आइए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो कहानी की बात कर रहे हैं अभिनव, 9वां चैप्टर है, अशोक वाजपेयी जिसके राइटर हैं। सबसे पहले आपको सभी को पता है कि परीक्षा में राइटर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राइटर कहाँ से है, राइटर का जन्म तिथि क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। राइटर परिचय बहुत जरूरी है हमारे परीक्षा में एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं। अशोक वाजपेयी बहुत ही बेहतरीन निबंधकार है। उन्होंने ये जो कहानी लिखा है अभिनव, ये एक ललित रचना है। ये क्या है? ललित रचना है। आइए, इस ललित रचना को जिसको जो अशोक वाजपेयी ने लिखा, उस अभिनव को जिसने अशोक वाजपेयी ने लिखा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में और संभावना रहता है कि ये सब पूछा जाए। और इनका जो जन्म हुआ था वो दुर्ग, छत्तीसगढ़, दुर्ग एक जगह है वहां पे, छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन वो रहने वाले वहां के नहीं है, वो रहने वाले, वो जो मूल निवासी है वो एमपी के हैं। एमपी में एक जगह है सागर, एमपी में एक जगह है सागर, वहां के वो मूल निवासी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मूल अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ का था, तो हम बताएंगे सागर, एमपी। उसके बाद आगे बढ़े तो उनके माँ का नाम की बात करें, माँ के बारे में देखें तो उनके माँ का नाम हो गया निर्मला देवी। माँ का नाम क्या हो गया? निर्मला देवी। पिता का नाम हो गया परमानंद वाजपेयी। पिता का नाम याद करना बहुत आसान है, अशोक वाजपेयी, और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। वाजपेयी से हम पता कर सकते हैं कि उसके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में ही हुई, क्योंकि वो सागर में मूल निवासी थे। तो सागर में ही उन्होंने सरकारी स्कूल से उन्होंने अपना पढ़ाई किया। और बीए जो है सागर में ही, सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया। उसके बाद वो एमए अंग्रेजी से किए, एमए अंग्रेजी से किए। अक्सर आप देख रहे होंगे हिंदी के कई राइटर हैं जो पढ़े तो लिखे तो अंग्रेजी में, लेकिन कहानी लिखते हैं हिंदी में। तो यहाँ इन्होंने भी एमए की अंग्रेजी से, लेकिन लिखते हैं कहानी हिंदी का। और इन्होंने जो एमए किया वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किया। इन्होंने वृत्ति माने काम, पेशा जो चुना, इन्होंने पेशा जो चुना वो पेशा था भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे। काफी सारे पदों पे इन्होंने काम किया, उसमें उस विभाग में इन्होंने काफी सारे पदों में काम किया। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में काफी पदों पे काम किए। आगे चल के जब ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जब बना, उसके जो प्रथम कुलपति बने वो यही बने अशोक वाजपेयी। और उन्होंने कुलपति रहते हुए ही वहां से सेवानिवृत्त हो गए, मतलब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वे दिल्ली में भारत सरकार के कला अकादमी केंद्र के निर्देशक रहे। अभी भी वो अभी जिंदा ही है, वो अभी मरे नहीं है, वो अभी जिंदा है, इसलिए इनके निधन या मृत्यु उसमें नहीं दिखाया गया है। आइए, ये इनका प्रश्न पूरा स्टेप हो गया कि इन्होंने कौन चीज कहां से किया, कैसे पढ़ा, इनके कौन कहानी हो गई।
अब जब ये सब काम किए तो इस काम में जब इन्होंने काम के दरमियान जो इन्होंने हिंदी में अपनी कीर्ति जमाई, हिंदी में इन्होंने जो काम किया, रिलेटेड चीजें देख लिए। अब उन्होंने काम जो किया, जो कीर्ति हिंदी में जो अपनी एक छवि बनाई, हिंदी में जो इन्होंने छवि बनाई, जो इनकी कीर्तियां हैं उनको देखते हैं। तो कीर्ति में इन्होंने 3 दर्जन से भी ज्यादा कीर्ति दी है हिंदी में। 3 दर्जन मतलब भारतीय 36 से भी ज्यादा इनकी कृतियां है हिंदी में। इसमें कविता के बारे में बात करें तो कविता में शहर अब भी संभावना है, इनकी प्रमुख कविता है। शहर अब भी संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की। फेमस सवाल है। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तत्व पुरुष कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ये भी एक कविता ही है। आदि और भी इनके कविता है। अगर हम इनके आलोचनात्मक पुस्तक देखें, आलोचनात्मक पुस्तक देखें मतलब जिसमें आलोचना किया जाता है, उस तरह के पुस्तक देखें तो इनकी कुछ पुस्तक है फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर आदि। ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। इनके और भी कृति है, जैसे अन्य पुस्तक में चलेंगे तो देखेंगे तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद। विनोद नाम से जो साहित्य आएगा वो इनकी ही रचना है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं, विनोद कुमार शुक्ला नाम से एक कहानी भी है मछली, जो अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है, उसके में देखेंगे। लेकिन इनकी जो कहानी है वो विनोद नाम से है, लेकिन विनोद कुमार शुक्ला अगले चैप्टर में कहानी के राइटर है। साहित्य विनोद और भी कई विनोद है जो इनके पुस्तक है। कविता का जनपद और आदि इनके जो अन्य पुस्तक है। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने कुछ पत्रिका में भी काम किया है। इनका कुछ पत्रिका भी दिया गया है, इन्होंने कुछ पत्रिका पे भी काम किया है, जैसे समवेता, पहचान, पूर्वाग्रह, समाज। समवेता, पूर्वाग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, अब हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, अभी भी पूछा जा सकता है। आदि इनकी पत्रिकाएं हैं। तो ये इनकी हिंदी की तमाम कृतियां हैं जिनको इन्होंने अपने प्रकाशित करवाया है। अब इनके बारे में, अब इस सब काम में इनको पुरस्कार भी मिला। जब आदमी काम करता है तो पुरस्कार भी मिलता है। जैसे आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम करे तो उसमें पुरस्कार मिलता है, तो यहाँ भी इनको पुरस्कार मिला। पुरस्कार में इनको जो सबसे पहला पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको मिला हुआ है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान आदि। आदि मतलब इनको एक फ्रेंच खिताब करके भी कुछ मिला हुआ है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके जीवन में नहीं है, वो विदेशी है, उसको हटा देते हैं हम लोग, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी पुस्तकें इनको मिला है। तो इस प्रकार से देखिए तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गाथे हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। उनमें एक गाथा है अभिन्यो। अब अभिन्यो के बारे में, अभिन्यो के जो राइटर हैं उनके बारे में सारी चीजें हमने एक परिचय, उनका पूरा कीर्ति, उनको क्या क्या मिला वो सब चीज देख चुके हैं। अब इनकी कहानी अभिन्यो के बारे में, अभिन्यो का क्या चीज है, क्या कहानी है, ये आइए। तो ये उनकी पूरी कीर्ति हो गई। अब इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जस्ट हम लोग कहानी देखते हैं। ओके, आइए। तो जैसा कि आपने राइटर के बारे में परिचय देख चुके हैं और मुझे लगा कि आपको स्क्रीनशॉट ले ली हुई है। आइए अब हम लोग देखते हैं कहानी के बारे में। कहानी है अभिन्यो। कहानी अभिन्यो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहानी कुछ अटपटा टाइप का दिख रहा है हमको। कहानी अभिन्यो जो है वो ललित निबंध कथी है, ललित निबंध। ललित निबंध, ये एक ललित निबंध है, मतलब एक रचना है ललित निबंध का। तो ये ललित निबंध है और अभिन्यो के राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी, जो हम लोग जान चुके हैं, उसकी पूरी कहानी जान चुके हैं। तो आइए अभिन्यो के बारे में जानते हैं। अभिन्यो क्या है? अभिन्यो कहानी जब आप पढ़िएगा, छोटा सा ही कहानी है, लेकिन जब पढ़िएगा ना पूरा आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। तो मैं कहानी का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको परीक्षा में ये काम आएगा, इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा परीक्षा में। तो सबसे पहले अभिन्यो की बात करें तो अभिन्यो जो है दक्षिण फ्रांस का, कहाँ का, दक्षिण फ्रांस का। दक्षिण फ्रांस में एक नदी है रोन नदी। कौन नदी? रोन नदी।
रोन नदी के किनारे पे बसा एक पुराना शहर है अविन्यो। अविन्यो जो है वो कभी पोप की राजधानी थी। पोप क्या है तो हम ये हिस्ट्री में नहीं घुसना चाहते हैं, आप डायरेक्ट इस बात को दिमाग में मेमोराइज करें कि अविन्यो जो था वो पोप की राजधानी थी। पोप की राजधानी थी दक्षिण फ्रांस में। अब क्या है, अब क्या हो रहा है अविन्यो में? अब अविन्यो में जो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है शहर, उस अविन्यो शहर में प्रत्येक साल फ्रांस फ्रांस और यूरोप के प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हर साल मनाया जाता है। हर साल ये कार्यक्रम वहां मनाया जाता है। तो इस बार जो होने वाला था, ये कब हुआ था? जब राइटर वहां गए थे 24 अक्टूबर 1994 की बात है। ये जब होने वाला था तो राइटर को निमंत्रण आया। निमंत्रण किसने भेजा? तो पीटर ब्रुक ने इनको निमंत्रण भेजा। क्यों भेजा था? पीटर ब्रुक का एक महाकाव्य है, आपको पता है भारत का ही काव्य है महाकाव्य, रामायण महाभारत भारत का महाकाव्य है। तो भारत का ही महाभारत उन्होंने बनाया है, उन्होंने लिखा था, जो विवादास्पद था मतलब जिसमें विवाद था, तो उसका प्रदर्शन वहां होने वाला था। तो पीटर ब्रुक ने यहाँ के अशोक वाजपेयी को भी निमंत्रण किया कि आप भी आइए, उसको देखिए। ये जो कार्यक्रम होने वाला था, ये जो प्रसारण होने वाला था, इसका प्रसारण, ये विवादास्पद महाभारत का जो प्रसारण होने वाला था, अवन्यो से कुछ किलोमीटर दूर इसका कार्यक्रम होने वाला था। इस कार्यक्रम जो होने वाला था, उसमें किस तरह का लोग आता है सॉरी, हर साल ये प्रोग्राम होता है और इसमें किस तरह के लोग आते हैं? तो इसमें रंगमंच का, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि तरह के लोग इसमें जाते हैं। जो रंग कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हो उस तरह के लोग इसमें जाते हैं और उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है रंग समारोह, हर साल होता है और हर जगह से बुलाया जाता है। तो वो वहां गए थे, तो राइटर को भी जब निमंत्रण आया, राइटर भी वहां गए, राइटर को भी वहां जाने का मौका मिला। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि वो क्या है और राइटर वहां क्यों जाने वाले थे, क्योंकि उनको निमंत्रण आया था इसलिए जाने वाले थे। अब बात करते हैं अविन्यो रोन नदी के एक किनारे बसा हुआ। अविन्यो रोन नदी के, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, तो रोन नदी के एक किनारे अविन्यो है। तो दूसरे किनारे चलेंगे तो दूसरा किनारा इसका है, वहां पर एक नई बस्ती, जो बस्ती बसाई गई थी वो नई बस्ती के नाम से जाना जाता है, या नया गांव कह सकते हैं। अविन्यो शहर में ही रोन नदी के दूसरे किनारे, उसका नाम था विलनव ला अविन्यो। उसी तरह का नाम था विलनव ला अविन्यो, था नहीं, है ही, वो अभी नाम है। ये जो बस्ती बनाई गई थी, फ्रेंच सरकार ने पोप पर नजर रखने के लिए बनाया था। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जब सुना था, जहाँ देखा है कि ये जो अविन्यो था वो पोप की राजधानी थी कभी। तो पोप की राजधानी थी, तो फ्रेंच सरकार था, उन्होंने उसकी राजधानी पे नजर रखने के लिए एक नदी के दूसरे किनारे एक किला बनवाया था। उस किला का नाम था विलनव ला अविन्यो। और वो किला नहीं, वो शहर का नाम था। उस शहर में एक किला था, किला का नाम था ला सतरूज। क्या नाम था? ला सतरूज। क्या नाम था? ला सतरूज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि रोन नदी के दूसरे किनारे जो किला बना था उसका नाम क्या था? तो ला सतरूज। उसमें जो मठ था, वो ला सतरूज जो पहले किला बना था वो कभी पहले मठ था। तो मठ किसका था? तो कार्थूसियन संप्रदाय का ये मठ था, ईसाई मठ था। कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। तो कार्थूसियन संप्रदाय जो होता है वो मौन स्थापत्य का होता है। तो वो जो किला बना था वो भी एक तरह से, पूरी तरह से मौन स्थापत्य कला का बना हुआ था। तो वो ला सतरूज में बना था। ला सतरूज किला का नाम था। वो 14वीं शताब्दी तक धार्मिक उपयोग वहां का होता था। धार्मिक उपयोग का मतलब समझ रहे हैं? ईसाइया मठ था तो वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम होता था।
वहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होता था। लेकिन आपको पता है 14वीं शताब्दी के बाद फ्रेंच क्रांति हुई। फ्रेंच क्रांति के बाद साधारण लोगों ने उस किला पे कब्जा कर लिया। जब क्रांति हुई तो राजा शासन प्रशासन पोप सारा खत्म हो गया, तो उस पे सामान्य लोग जाके कब्जा कर लिए, रहने लगे। फिर जब सामान्य लोग कब्जा करने लगे, काफी दिन तक ले वहां रहे, इधर आके फिर क्या हुआ, दोबारा वहां फ्रेंच सरकार ने सभी लोगों से पेपर का वो जमीन लिए, वो किला खाली करवाया और फिर उसको फिर से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ये कार्यक्रम हर साल प्रस्तुत किया जाता है। ये एक अच्छा पर्यटन स्थल बन चुका है। आज वहां पे घूमने की बात करें तो वहां पे हर दिन कम से कम 50 सैकड़ों 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 सैलानी वहां आते हैं। हर दिन सैकड़ों सैलानी वहां यहाँ आते हैं घूमने के लिए। लेकिन मौन है, आपको पता है जब सैलानी यहाँ आते हैं तो शोरगुल होता है, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो वहाँ एकदम मौन हो जाता है, साधारण एकदम मौन धारण हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अविन्यो में जो दूसरा शहर बना था, दूसरा किनारा पर जो शहर बना था ला शतरूज, वहां पर ही ये कार्यक्रम होने वाला था अविन्यो में, उस किला में। तो वो पत्थर का किला था, एकदम पत्थर का गुफा था बना हुआ। तो यहाँ तक हमने अविन्यो के बारे में जाना। अविन्यो रोन नदी के एक किनारे पे बसा शहर है, उसके दूसरे किनारे पे जो शहर बसा है उसका नाम है विलनव अविन्यो। तो यहाँ तक हमने अविन्यो के बारे में जाना। अब बात आती है कि अशोक वाजपेयी साहब जब वहाँ गए थे तो उन्होंने वहाँ क्या किया, उन्होंने वहाँ क्या देखा। अशोक वाजपेयी साहब का कहना है कि जब मैं वहाँ था, उन्होंने अपनी अनुभूति बताया, तो उनका कहना है कि वो एक ऐसा जगह था जहाँ पे शांत वातावरण था, मौन स्थापत्य था, इतना मौन जिसको आप देख के कह सकते हैं कि एकदम पुरानी पत्थर की गुफा है, एकदम वीरान सा जंगल, शांत माहौल, लगता है वो पत्थर किसी का इंतजार कर रहा है। उसमें एक कविता को भी दर्शाया गया है, इंतजार करते पत्थर। जब आप कहानी देखेंगे उसमें लिखा हुआ है इंतजार करते करते पत्थर, उसकी 5-10 लाइन की एक कहानी भी बनी हुई है। तो उस पत्थर के बारे में उन्होंने कुछ अपना कहानी भी जिक्र किया है। अशोक वाजपेयी की बात करें, अशोक वाजपेयी को जब निमंत्रण मिला था वहां आने के लिए, तो वो गए थे ला शतरूज, यहाँ है ना, देख रहे हैं ना ला शतरूज, यही ला शतरूज किला में ये सब कार्यक्रम होता है। ला शतरूज में 2-2 कमरों का एक चैम्बर बना हुआ है, 2-2 कमरों का एक चैम्बर बना हुआ है। और जितने भी वहाँ निमंत्रण से बुलाए जाते हैं कार्यक्रम में, उन लोगों के लिए 5 दिन का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना वो जहाँ चाहे वहाँ खा सकते हैं, लेकिन रात का खाना सबको साथ में ही खाना होता है। वहाँ का एक प्रथा है। तो कहानी में राइटर ये बात का जिक्र भी किया है। राइटर कह रहे हैं, राइटर जो वहाँ गए थे तो कुल वे वहाँ 19 दिन रहे। कितना दिन रहे? 19 दिन। याद रखिएगा, राइटर के बारे में अगर सवाल पूछता है तो ये सवाल पूछता है कि अशोक वाजपेयी अविन्यो में कितना दिन रहे, तो 19 दिन रहे। कब से कब तक? तो 24 अक्टूबर से 19 नवंबर 1994 के दोपहर तक वहाँ हुआ और उसके बाद वहाँ से आ गए। ये कहते हैं कि इससे पहले जब ये वहाँ जब गए तो ये साथ में क्या ले गए थे? तो हिंदी टाइपराइटर, क्योंकि ये कहानी लिखने वाले थे तो उनको टाइपराइटर की आवश्यकता थी, टाइपराइटर ले गए। 3-4 पुस्तक के कुछ संगीत के टेप्स माने समझ रहे हैं, टेप सुनने वाला, गाना सुनने वाला। अभी तो जमाना बदल गया है, लोगों को कोई ये सब चीज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइपराइटर भी जरूरत नहीं पड़ता है, टेप की भी जरूरत नहीं पड़ता है, सारा एंड्रॉयड है। उंगली बढ़ गया, अंगूठा बढ़ता जा रहा है, लोगों का एंड्रॉयड में जी रहा है, सब कुछ एक उंगली पे सब मिल गया हुआ है। तो इस बात को आगे बढ़ाए तो हम देखें तो कहानी में आगे बढ़े तो वहाँ पे अशोक वाजपेयी साहब वहाँ 19 दिन रहे। कुल मिला के कितने दिन रहे? 19 दिन। और उस 19 दिन में इन्होंने 35 कविताएं और 21 गद्य मतलब 21 कहानी लिखे। 35 कविताएं और 27 गद्य यानी 27 कहानी। तो इनकी ये उपलब्धि है वहाँ। उस कहानी में उन्होंने एक बात का ये भी जिक्र किया कि वो इतना मौन जगह था ना, वीरान सा लग रहा था। तो उनका कहना है कि हम दुनिया में कहीं भी जाए, जहाँ से कुछ पाते हैं तो वहाँ से कुछ खोते भी है। तो हमने वहाँ पे जो पाया उसके लिए वहाँ अभिनयों के लिए कृतज्ञ हैं, और जो खोया उसके लिए दुख भी है।
इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया है कहानी में। अब आगे बात करें तो कहानी, जब आपको पता है कि अभिमन्यु नदी, रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नदी का भी चर्चा हो गया। नदी में लास्ट में कहानी में एक नदी के किनारे जिक्र करते हुए राइटर ने एक नदी के बारे में भी चर्चा किया है। चर्चा क्या किया? इनका कहना है कि जब हम नदी के किनारे जाते हैं, नदी का मतलब समझ रहे हैं, नदी का वो ठंडा ठंडा मौसम, एकदम सुहावना मौसम, नदी की धारा बह रही है, हम साइड में खड़े हैं, उसकी शोर धीरे धीरे से जो हमको सुनाई दे रही है कान में, एक मधुर धुन सुनाई देती रहती है। तो उनका कहना है कि जब हम नदी के तट पे जाते हैं तो कभी कभी तट पे जब खड़े रहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि नदी रुकी हुई है और हम बहने लगे हैं। इंसान किसी भी अच्छे या किसी भी सुंदर जगह पे जाता है तो उस जगह में ही अपने आप को भुला देता है। ये मानव का स्वभाव है। अब जैसे एक बात आपको बताते हैं, नदी पे कभी आप जाके खड़ा होकर देखिएगा, जो नदी ठीक ठाक चल रहा होगा तो आपको भी ये महसूस होगा कि आपको लगेगा कभी कि मैं ही चल रहा हूँ और वो धारा जो है वो रुकी हुई। तो ये कह रहे हैं नदी के किनारे नदी, नदी के किनारे नदी का मतलब क्या है? नदी के किनारे हम थे, हम खुद नदी हो गए, तो ये नदी के किनारे नदी हो गए। तो ये जिक्र किया है इन्होंने। वहां पे इनको एक कविता भी याद आ रहा है। एक राइटर है हिंदी के ही, विनोद कुमार, विनोद कुमार शुक्ल की कहानी आपको इस मैट्रिक में ही पढ़ना है, आगे चैप्टर मछली। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उनकी कहानी के, उनका जो कवि को याद आ रहा है वो है नदी चेहरा लोग। एक कविता है विनोद कुमार शुक्ला का, उसकी कहानी, उसकी बात याद आ रही है कि नदी के किनारे नदी, उसी कहानी से, उसी कविता से ये लिया गया। आगे कहते हैं कविता लेखक कहते हैं कि नदी लेखक कहते हैं कि नदी और कविता दोनों समान है। नदी और कविता दोनों समान है। समान कैसे है आप सोच के देखिए। उनका कहना है कि जैसे नदी में हर हर कटाव से, हर झाड़ी से, तरह तरह जगह से पानी आता है, नहर नाला से जुड़ के नदी में पानी आ जाता है और नदी बहती रहती है हमेशा, उसी प्रकार कहानी कविता भी आज से नहीं सैकड़ों सालों से बहती हुई आ रही है, अभी भी चल रही है और आगे भी बहेगी, हमेशा ये बहती जा रही है। जैसे नदी में का पानी कभी रिक्त नहीं होता है, उसी प्रकार से कहानी और कविता भी कभी रिक्त नहीं होता है, उसमें भी कभी शब्द की कमी नहीं होती है, जैसे नदी में पानी की कमी नहीं। और लास्ट में उन्होंने कहानी को समाप्त करते हुए एक पंक्ति को कोटेट किया है। उससे पहले एक और बात हम जान लें, जब राइटर वहां गए थे तो उनको कुमार गंधर्व वहां मिले थे। कुमार गंधर्व का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, आप नाम सुन लीजिए। कुमार गंधर्व एक गायक है, गायन का काम करते हैं। उन्होंने एक गाना भी गाया था, उनकी गाना की एक लाइन इन्होंने उस कहानी में जिक्र किया है। उस गाने का लाइन है ध्रुम ध्रुम लता लता, ये कहानी गाना का लाइन है, उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, ध्रुम ध्रुम लता लता। उसके बाद एक और चीज आपको बता दूं, अभिनयो के बारे में, पिकासो की एक कीर्ति है जिसमें अभिनयो का नाम लिया गया है। उस कीर्ति का नाम क्या है? ल मदा मोजेल, क्या नाम है? मदा मोजेल द अभिनयो, ये कहानी इस पिकासो की कृति में भी दी। पिकासो के बारे में भी आप नाम सुने होइएगा। पिकासो फेमस इंटरनेशनल चित्रकला है, चित्रकार है। लास्ट में कहानी को पंक्ति खत्म करते हुए लास्ट में एक कोटेशन किया गया है, कहानी में राइटर ने किया है। कहानी का कोटेशन क्या है? पंक्ति में पूछा जा रहा है कैसी तुम नदी हो। जब हम नदी से पूछते हैं कि कैसी तुम नदी हो, तो नदी उत्तर देता है कविता से कि जैसी तुम कविता हो। कविता जब नदी से पूछता है कि कैसी तुम नदी हो, तो नदी उत्तर देती है जैसी तुम कविता हो। वही सेम बात कि कभी भी कविता का अंत नहीं है, कहानी का अंत नहीं है, उसी जैसे नदी का अंत नहीं है उसी तरह से उसका कहानी कविता का भी अंत नहीं है। इस प्रकार से इस कहानी को उन्होंने इस लास्ट कोटेशन के साथ समाप्त किया है। और इस प्रकार से मेरे दोस्तों हम लोगों ने अभिनयो कहानी के बारे में जाना। इसमें आप अगर बार बार इसको देखते हैं तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे आपका कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही नहीं, हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी आपका इसका कवर हो जाएगा। लास्ट है तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कहानी समाप्त होता है।
आगे भी अगले इस सीरीज को हम लोग आगे भी देखेंगे, बाकी और कहानी को भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप उसको देखिए और इसका फ़ायदा लीजिए। इसी के साथ ओके, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।